देखिए गैस, जैसे कोई कहता है कि V3 भी आ गया, क्या था, और ING भी आ गया, ऐसा बोला था। नहीं सर, मैंने कहा था कि जैसे आई एम फ्लस्टर्ड है उसमें ईडी आ गया, और आई एम आई एम स्टैंडिंग है उसमें कंफ्यूज भी आई होता एन। है ना सर, आई एम कंफ्यूज। हाँ। ठीक है, तो वो मैं समझाती हूँ। इनका मतलब कि मान लो आई एम कन्फ्यूज ही ले लेते हैं, सबके समझ में आ जाए। आई एम कन्फ्यूज बट आई एम स्टैंडिंग, ऐसा। यस सर। अपूर्वा, हाँ सर, हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कंप्लीटेड अवस्था दिखाने वाला स्टेट ऑफ बीइंग हो, तब V3 एडजेक्टिव लगता है। कंप्लीटेड का मतलब ऑलरेडी बेचारा कंफ्यूज होके बैठा हुआ है, तो बोल सकता है आई एम कंफ्यूज्ड। अगर किसी का मोबाइल बंद पड़ा हुआ है तो कह सकता है कि माई मोबाइल इज़ स्विच्ड ऑफ, ऑलरेडी डन है। अगर दुकान बंद है तो क्या बोलेगा, द शॉप इज़ शॉप इज क्लोज। क्लोज्ड। कोई बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो कह सकता है आई एम Frustrated. फ्रस्ट्रेटेड, I'm first. आई एम पिस्ड ऑफ। आई एम पिस्ड ऑफ। तो ये सब वो थर्ड फॉर्म में बोलेगा जो कि एडजेक्टिव है। अब है कि इसके बगल में कह रहा है कि मैं ING लगा रहा हूँ, तो ये ING क्या होता है। देखिए, दो तरह के ING होंगे, मैं लिख देता हूँ। दो तरह के ING होंगे। पहला, कोई एडजेक्टिव ING में हो सकता है। जैसे एडजेक्टिव ING में कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से, कभी आपने ऐसा सुना है लाफिंग बुद्धा। यस। लाफिंग बुद्धा, या मैं बोल दूँ कि बर्निंग हाउस, या मैं कह दूँ इंटरेस्टिंग बुक, या मैं कह दूँ कंफ्यूजिंग चैप्टर, या बोरिंग पर्सन। आउटस्टैंडिंग स्टोरी। हाँ, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग स्टोरी। मैं बोलूँ कि डिस्ट्रॉइंग नेचर, हर्टिंग हर्टिंग एटीट्यूड। तो यहाँ जो आप ये ING देख रहे हैं, ये एक एडजेक्टिव है। ये बताता है कि कैसा बुद्धा है वो, हंसता हुआ, लाफिंग, जलता हुआ घर। इंटरेस्टिंग बुक का मतलब है कि ये बुक बहुत ही मज़ेदार टाइप है। कंफ्यूजिंग चैप्टर का मतलब है कि ऐसा चैप्टर है जो लोगों को कंफ्यूज कर देगा। बोरिंग पर्सन मतलब उसका नेचर बता रहा है कि पर बोरिंग है। ये स्टोरी की क्वालिटी बता रहा है कि बड़ी कमाल की स्टोरी है। ये नेचर बता रहा है, उसका नेचर है जो लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा नेचर है। एटीट्यूड बता रहा है कि लोगों को दुख पहुंचाने वाला एटीट्यूड है। तो एक ये ING होता है। एक ING आपको मिलेगा जो पूरा का पूरा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अगर यहाँ पर कोई कहता है कि, लेट्स से कहता है कि आई एम कन्फ्यूज्ड बट एन्जॉइंग, तो यानी कि वो बंदा कन्फ्यूज्ड है। एक मिनट, आई एम कन्फ्यूज्ड बट एन्जॉइंग, ये कन्फ्यूज्ड एडजेक्टिव है, लेकिन एन्जॉइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको क्या लगता है गाइस, ये एडजेक्टिव है, आपकी अवस्था को बता रहा है। आप किस अवस्था में हो, कन्फ्यूज्ड हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं बोलूँ
सर जैसे हम एक वो सेंटेंस बोलते हैं कि आई एम सिटिंग, मतलब एक पर्सन है जो बैठा हुआ है, पर हम तब भी उसे पॉइंट आउट करके ये बोलते हैं आई एम सिटिंग। हम्म, तो सर क्यों सिटिंग आ रहा है? लाइक वो तो बैठा हुआ है ना, ये वो मोशन थोड़ा ना हो रहा है, कोई कंटिन्यूस थोड़ा ना होना है। मुझे लगता है जब मैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा रहा था आप शायद नहीं थी, आप नहीं हैं इस बैच में, नो सर, आई एम निशा। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं थी आप। सर थी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में ज़रूर ऐसा कहा होगा कि कोई बैठा है, याद करो, खड़ा है, खड़ा है। यस सर, यस सर, लटका है, लटका। यस ओके, सर, हाँ लेटा है, आईएनजी आएगा, हाँ हैं? हाँ जी। सर, इन सब में आईएनजी लगता है क्योंकि क्योंकि या पहना हुआ है, भी मैंने कहा था। वियरिंग। सर, रुक जाइए, पहले एक लेक्चर को सर, होने दीजिए, रुक जाइए रुक जाइए, एक कंप्लीट ना हो दूसरा मत टोकिए, फंस जाएंगे। लेटा है या पहना हुआ है, इन सब में आईएनजी लगता है क्योंकि ये भी स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं, लेकिन लगते प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये भी अवस्था को दिखाता है, कोई बैठा, उसकी बैठने की अवस्था है, वो ऑलरेडी सिटिंग अवस्था में बैठा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ मेरा दोस्त कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो उसका बैठना एक कंटिन्यूटी के अंदर है, मतलब वो किस अवस्था में है अभी, ये है इस वक्त बैठे हुई अवस्था में है। कोई लेटा हुआ है, वो लेटे हुए अवस्था में है। कोई ओके। पंखे से लटका हुआ है, वो उसकी अवस्था भी पंखे से वो लटका हुआ है, उसकी बॉडी लटकी हुई है। इन चीज़ों को आईएनजी में ही अलाउड किया गया है। ओके। तो हम अगर मालूम मैं बोलूँ यार निशा ने सफ़ेद रंग का एक टॉप पहना हुआ है, तो अभी उसकी बॉडी पे वो सफ़ेद टॉप दिख रहा है, वो अवस्था है, तो मैं क्या बोलूँगा? शी इज वेयरिंग निशा व्हाइट टॉप। इज़ वेयरिंग वाइट टॉप, से बोलना ही पड़ेगा। ओके सर, गॉट मेरा इट। दोस्त बैठा है, तो माई फ्रेंड सिटिंग इज़ सिटिंग ऑन द ऑन द काउच। चेयर। हाँ, काउच कहीं बैठा दीजिए, ये सीन है। हाँ, ओके। इसका नहीं बताया आप लोगों ने, ये जो एंजॉइंग है क्या है? तो देखो ये ये जो प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस है। जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें कहता हूँ कि दो शी इज़ बोर्ड येट वॉचिंग द मूवी, आपका मतलब बता सकता है कोई? यहाँ दो कर देता हूँ, दो शी वो इज़ अभी तक बोर्ड। वो अभी तक यहाँ बोर हो देखो, गई है मूवी देखते देखते। यहाँ मैंने बोर्ड अलैना बोला है, बोर हो चुकी है, बट फिर भी टीवी देख रही है। यहाँ वॉचिंग बोर है। हो चुकी है। तो ये हम्म। अपूर्वा आप ध्यान दो, क्योंकि आप ही का सवाल है ये, बताओ। तो वॉचिंग टेंस है और बोर्ड उसकी अवस्था है। सही पकड़े, तो ये हो सकता है। अब दूसरा डाउट बताओ क्या था? तो मुझे नोट और डोंट में कई बार डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है। नॉट और डोंट है, यही हम्म। ना? हाँ और आई जी। एम डन। ठीक है, देखिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ओके, नॉट का यूज़, नॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। अब है, तो मेरे हेल्पिंग रूल कहता है कि नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, इसके बगल में हमें नॉट लगाना है। तो मेरा हेल्पिंग वर्ब अगर डू है, तो इसके बगल में क्या लगेगा? नॉट लग जाएगा।
डू नॉट हो जाएगा। तो इसी डू नॉट को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? डोंट कहते हैं। ये डज है, यहाँ नॉट लग जाएगा, इसी Doesn't. को हम डजंट कहते हैं। तो ये दोनों तो मिला हुआ है ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरा टेंस आएगा, मैं लिख देता हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, तब अकेला नॉट नहीं लगेगा, डू के साथ या डज के साथ लगेगा। अगर मैं कहता हूँ कि रोहित बाज़ार नहीं जाता है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रोहित नॉट गो टू मार्केट, तो ये करेक्ट होगा क्या? No. रोहित नॉट गो टू मार्केट। या ऐसा होगा, रोहित डजंट गो टू मार्केट। कौन सा वाला होगा? रोहित doesn't go to the Doesn't go to market. market. ये तो इस डजंट का मतलब क्या है? इसमें डज भी है और इसमें नॉट भी है। और नॉट भी है। तो नॉट अकेला तो आएगा ही नहीं ना। नॉट तो इसलिए बना है ना कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में आता है। टेंस बदलता हूँ, अगर मैं कहता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? सोचिए Not. इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एम, इज, Is a आर। man. तो अब अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, यस। तो नेगेटिव का रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में क्या आएगा? नॉट आएगा। तो यानी कि एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। तो अगर मैं कहता हूँ कि वो बाज़ार नहीं जा रही है, She अगर मैं- isn't going to the market. तो अगर मैं कहता हूँ कि शी नॉट, शी मेरा होने दी, शी नॉट गोइंग टू मार्केट, ये सही है या शी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट? कौन सा सही? खुद ही She बताइए। is not going to market. She इससे is साबित हो not गया कि going to नॉट market. जो है वो अकेला तो नहीं आएगा। नॉट तो Yes, हेल्पिंग sir. वर्ब के बाद ही लगेगा ना। तो ये करेक्ट है। हाँ सर। ओके, अब क्या होता है कि जब, मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तब कोई चीज़ ना करने के लिए भी डोंट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि मोबाइल को टच मत करो, तो मैं क्या बोलूँगा? डोंट Don't touch mobile. टच द मोबाइल। तो इस डोंट में भी क्या छुपा हुआ है? डू नॉट टच द मोबाइल। छुपा है नहीं छुपा है? डोंट का मतलब क्या होता है? डू प्लस नॉट। ओके, अब देखना, अब है कि एक जगह बोलचाल में हम शॉर्टकट इंग्लिश में नॉट, खाली नॉट का यूज़ करते हैं। Like not to worry. वो तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया। एक जगह और कर सकते हैं। एक तो चलो नॉट टू वरी इनका ले लेता हूँ। एक जगह किसी ने बोला कि मैंने कहा कि वहाँ बैठो, सिट देयर। बंदा मुझसे पूछ रहा है हेयर, यहाँ बैठूँ क्या? मैंने कहा ना, वहाँ नहीं, नॉट देयर, Not here. नॉट देयर, नियर दैट चेयर, उस कुर्सी के पास। तो ऐसे बोलते समय शॉर्टकट में हम ये लगाते हैं। तो सुना होगा या बोला भी होगा, ये सर नो? Yes. ऐसे बोलते हैं। Yes, sir. जैसे यहाँ पर एक लड़का है, यस सर। यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर उसकी माँ है। माँ कह रही कि बेटा जरा वो वाली किताब देना। तो बेटा कहता है अच्छा मम्मा ये वाला, दिस वन, नॉट दैट वन, रेड वन। अब तो उसने बोला नॉट दैट वन, तो यहाँ पर वो डोंट नहीं बोल सकता, नॉट दैट वन। यहाँ पर हमें डायरेक्ट नॉट बोलना पड़ता है। ये एक सिचुएशन है, बाकी पूरे टेंस में
हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है जैसे हैव नॉट, हैज़ नॉट, इज नॉट, विल नॉट। अब बताओ अपूर्वा। ए अपूर्वा। यस सर। ये कह रही कि मैं फ़र्क नहीं कर पाती हूँ डोंट और नॉट में, जबकि डोंट में तो नॉट ऑलरेडी छुपा है, तो फ़र्क क्या करना है? सर कई बार पहले आ जाता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि डोंट बोलूं या नॉट बोलूं। मुझे प्लीज़ अपना कोई एग्जांपल दो, नहीं तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन क्या है, पहले कैसे आ जाता आई है? टोल्ड यू नॉट टू डू इट। अरे तो ये बोलो ना, तो वो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। काम का उतना लेक्चर मुझसे दिलवा दिया। डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब भी हम ऑर्डर रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, माई मदर सेड टू मी, वहाँ मत जाओ, डोंट। या मान लो कि मेरी माँ ने मुझसे कहा मोबाइल मत छुओ, डोंट टच द मोबाइल। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको जब मैं चेंज करूँगा इनडायरेक्ट में, Mother told me not to do this. मैं इसको नीचे कर देता हूँ। The mobile, not to touch the mobile. तो इसको जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूँगा तो माई मदर, Told अब जो me सेड टू मी है, ये दो तीन जगहों पर दो तीन तरीके से बदलता है। सेड टू मी टोल्ड to में भी बदल सकता है, टोल्ड मी, ask me. या आस्क्ड मी, इसमें बदल सकता है, My mother asked हो me सकता है। not to ऐसा ही बदल सकता है, ऑर्डर्ड मी, ऐसा ही बदल सकता है, एडवाइज्ड मी, बहुत सारी चीज़ों में बदल सकता है। तो मैं मान लो आजकल आस्क्ड ज़्यादा चलता है, तो मैं वो मान करके चल रहा हूँ। जैसे कि माई मदर आस्क्ड मी। अब इसके बाद ये जो डोंट है ना, ये डोंट बदल जाता है। इस डोंट को चेंज करना पड़ता है किसमें? नॉट टू में। to touch the mobile. नॉट टू लगाओ, बाकी यहाँ वर्ब का जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म लगा दो, बस ऑब्जेक्ट लगा दो। तो जब आप बदल दोगे तो डोंट लग ही नहीं सकता ना, फिर डोंट का कोई मतलब नहीं। तो कैसे बोलोगे? माई मदर आस्क्ड मी नॉट टू टच द मोबाइल। अगर आप यहाँ पर कहते हो कि माई मदर आस्क्ड मी और यहाँ नॉट टू की जगह डोंट कह देते हो, डोंट टच, तो ये गलत माना जाएगा। ये तो आपको दिमाग में खुद ही रखना पड़ेगा, रॉन्ग हो जाए। ठीक है पूर्वा? यस सर। जैसे मान लो कि उसने मुझसे कहा, सोनू से बात मत करो, सोनू से बात मत करो। अब मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूँ, एक डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, सोनू से बात मत करो, डोंट टॉक टू सोनू। इनडायरेक्ट में क्या होगा? He asked me not to talk to him. Talk to him. ही आस्क्ड मी नॉट टू टॉक टू। ये है। चलिए जी, अगला कोई डाउट किसी का? सर आई एम डन का डन कैसे आता है? आई एम में। आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ सर। व्हाट इज योर नेम? नुसरत। अच्छा, चलिए देखिए गैस, आई एम डन, आर यू डन, ओके, बहुत आजकल पॉपुलर हो गया है। कैसे होते देखिए, इसका रूल कहता है कि जब आपने किसी काम को कंप्लीट कर लिया है, तब उसे बताने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है
स्टेट ऑफ बीइंग में V3 एडजेक्टिव लगाकर, V3 एडजेक्टिव, और दूसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोनों अलाउड है। अब किसी ने बोला कि भाई मैंने कर लिया है, मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है कि हाँ, जैसे कोई गोलगप्पे खा रहा है और दिखाना चाह रहा है हाँ भाई मेरा तो हो गया। मतलब हिंदी में कहते हैं ना मेरा हो गया, आम हिंदी में कहते हैं मेरा हो गया। कोई कुकिंग कर रहा है, बोल रहा है ओके मेरा हो गया। तो इसको बोलने के लिए दो तरीके हैं। तो अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग बोलेगा तो अपने आप को आई के साथ एम बोलना होगा, स्टेट ऑफ बीइंग की पहचान है। अब एम के बाद उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव बोलना है जो ये बता सके कि काम पूरा है। तो वो क्या क्या बोल सकता है? वो आई एम डन बोल सकता है, वो आई एम फिनिश्ड बोल सकता है, ये सब वर्ड वो बोल सकता है। इसमें से डन बहुत पॉपुलर है। तो कैसे बोलेगा? आई एम डन। मान लो कि कोई बंदा है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, तो ये भी कह सकता है कि आई एम फिनिश्ड। फिनिश ये दिखाता है ना, बर्बाद होने को भी दिखाता है, बर्बाद होने को भी दिखाता है। ओह ही इज फिनिश्ड, ही इज फिनिश्ड। आई एम ब्रोक भी बोलते हैं ना सर? देखो अब यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर आई एम के बाद ब्रोक बोलोगे तो ब्रोक सेकंड फॉर्म है, तो ब्रोक ना बोल करके थर्ड फॉर्म कर दो, ब्रोक गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको आई एम ब्रोकन करना पड़ेगा क्योंकि वो थर्ड फॉर्म को लेता है, सेकंड फॉर्म को नहीं लेता है। बस ये ध्यान में रखना। अगर वो सेकंड फॉर्म को लेता है तो आई एम डन की जगह आई एम डिड करके देखो, होगा क्या? आई एम डिड होगा? No. सोचो ना, नहीं सर। नहीं हो सकता ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी। ओके, जैसे मैं पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बोलूँगा कि आई हैव डन, ये होता है ना, ये क्या है? टेंस है। ये कौन सा टेंस है? ये यस सर, प्रेजेंट परफेक्ट Present. टेंस। और इसी को मैं शॉर्ट में बोलूँगा आई एम डन। तो आई एम डन क्या है भाई? ये स्टेट ऑफ बीइंग है। कहने के दो तरीके, काम एक ही है बट पॉपुलर बहुत। आई एम डन बहुत पॉपुलर है। ये तो कुछ भी नहीं। कई बार आपने ऐसे सुना है ही इज गॉन, ऐसा भी बोलते हैं, सुना है? ही इज गॉन। यस सर। यस सर, तो ही इज गॉन इज इक्वल टू ही हैज गॉन। ऐसे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आप कह सकते हो। हम पूछ रहे कि आर यू डन बेटा, आर यू डन? तो आर यू डन इज इक्वल टू हैव यू डन। ओके, इट इज डन, इट इज डन इज इक्वल टू इट हैज बीन डन। ऐसे कहा जाता है।